हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बार फिर से देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी। ठीक है। और क्लास 8 की ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्री क्या है। ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और कौन से इंडस्ट्री कितना बेनिफिशियल्स होते हैं, कहाँ से उन्हें कच्चा माल मिलते हैं, है ना, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, और इंडस्ट्री को किस सेक्टर्स में रखा गया है। तो इन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्या कहता है यहाँ से कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो जो सेक्टर्स होते हैं टोटल मिलाकर के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर्स के बाद सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद होता है टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है। तो इस तरह से हम बात किए थे प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर्स के बारे में बात किए थे। तो एग्रीकल्चर्स जो होते थे वो प्राइमरी सेक्टर्स में आपको देखने को मिला था। उसी तरह से हम अब सेकेंडरी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर्स बोले तो इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स में रखते हैं। और इस तरह से इसी को हम लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर्स भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी कहते हैं। तो कहता है कि जब बात करते हैं हम कि पर्टिकुलरली क्या है कि यहाँ पे कहता है कि कोई भी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है? कोई भी रॉ मटेरियल्स को जब हम उसको चेंज करते हैं किसी प्रोडक्ट में, और जिससे कि वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है, किसके लिए? पीपल्स के लिए। तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स में रखते हैं इंडस्ट्रीज़ को, है ना? जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई पेपर है, ठीक है? पेपर का पल्प है, ठीक है? उसको हम लोग नोटबुक बनाते हैं, और नोटबुक बनाने के बाद उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये जो 2 स्टेजेज़ हैं, ठीक है? ये जो 2 स्टेज हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, है ना? और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? ये ख़ास करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी पे डिपेंडेंट है ना? और इस तरह से जो प्रोडक्शंस होते हैं, इसका तो गुड्स का जो प्रोडक्शंस होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है ना? तो और उसके बाद आता है कि और इस तरह से हम बात करते हैं, जो जो आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, और इस तरह से उसका जो प्रोडक्शंस होते हैं गुड्स का, कोयल का, माइनिंग का इंडस्ट्री, बट एक्सटर्नल्स ऑफ कोयल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑल दीज आर कम्स अंडर द इंडस्ट्रीज, है ना? अब देखिए यहाँ पे बात की गई है क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री का वर्गीकरण किया गया है इसके अनुसार कहाँ पे किया गया है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जो इंडस्ट्रीज है इसको हम लोग उसके रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, ठीक है, उसके बाद जाकर के साइज़ के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफ़िकेशंस करते हैं, ठीक है? किस-किसके बेसिस पे? पहला तो हम लोग रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे करते हैं, दूसरा साइज़ के बेसिस पे करते हैं, और थर्ड वन हम करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है? तो अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट वन रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे हैं, जो इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, ये मेनली, ठीक है, एग्रो बेस्ड होते हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि या आपको मिनरल्स पे बेस्ड होते हैं, या मेरिन बेस्ड होते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारे चीज़ पे आप मतलब जो रॉ मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आकर के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लांट हो गया, एनिमल्स बेस्ड हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसमें खास करके जो फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डायरी प्रोडक्ट हो गया, ये सारे चीज़ के साथ-साथ आपको लेदर इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलता है। किस चीज़ पे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। उसी तरह से हम आगे बात करेंगे तो मिनरल बेस्ड में, तो मिनरल बेस्ड में आपको पर्टिकुलरली जो मिनरल्स, जैसे कि वो मिनरल्स के ओर्स हो गया, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ होता है। उसी तरह से फिर हम लोग बात करेंगे आगे जो आयरन मेड, ठीक है, जो आयरन से बनता है, जो आयरन ओर से बनता है। उसी तरह से फिर हम लोग बात करेंगे आगे किस चीज़ का, तो मैन्युफैक्चरिंग, खास करके आप लोग जैसे कि हम लोग बात करते हैं मशीनरी, बिल्डिंग्स, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, रेलवे का कोच बनता है, ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंडेंट है, ये सब आपको डिपेंडेंट है मिनरल्स के ओर्स पे बेस्ड है।
ठीक है? अब इसी तरह से हम लोग मेरिन बेस्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ये खास करके सी, ओशियन और रॉ मटेरियल से बनते हैं और इस तरह से इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग सी फूड, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग फिश, ऑयल, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है और इस तरह से फिर हम आगे बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। इसमें यूटिलाइज़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है? रॉ मटेरियल जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेपर, फार्मास्यूटिकल, ठीक है? फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ठीक है? तो ये सब चीज़ आ गया क्या चीज़ में? फॉरेस्ट इंडस्ट्री में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम बात ये तो था हम लोग का एग्रो बेस्ड, ठीक है? ये क्या था आपका रॉ मटेरियल्स बेस्ड पे हम लोग डिवाइड किए थे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे साइज़ के बेसिस पे, ठीक है? तो जब देखिए साइज़ के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका स्मॉल स्केल पे आ जाता है और एक लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री, ठीक है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होता है। तो जो स्मॉल टाइप के इंडस्ट्रीज़ होते हैं इसमें आपको खास करके जो हाथों से, ठीक है? या आर्टिसंस हो गया, बास्केट हो गया, वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सब एग्ज़ाम्पल है किसका? ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और इसी तरह से जो खास करके आपको बृहत लेवल पे, ठीक है? जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है? और आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हैवी मशीनरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिल्क वेविंग, ठीक है? तो ये सब आ जाता है किसमें? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। इसी तरह से हम देख रहे हैं आगे हम बात करते हैं अब ओनरशिप के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ है उसका उसको कैसे मतलब डिवाइड किया गया है। देखिए ओनरशिप के बेसिस पे 3 भाग में बाँटा गया है, ठीक है? ओनरशिप में पहला जो होता है ये होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जिसमें कि मतलब एकल मतलब एक पर्सन्स होते हैं, ठीक है? ये एक ही ओनर होते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ का, उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं या ख़ास करके एक आदमी या मतलब 2 आदमी 3 आदमी का एक समूह, ठीक है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? इसमें शामिल होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में हो गया। उसी तरह से पब्लिक सेक्टर में ये जो ऑपरेट किया जाता है ये इंडस्ट्रीज़ खास करके गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, है ना? जैसे कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडिया हो गया, उसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। तो देखिए जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की जब बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है खास करके स्टेट और ठीक है, इंडिविजुअल दोनों या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों शामिल होते हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर्स, ठीक है? जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि आपको मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ठीक है? ये सब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल्स हैं। और इसी तरह से एक फोर्थ वन हम इसको मिस कर गए थे बोलना, ठीक है? कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ओनर्स होते हैं, ठीक है? अपने से ओन होते हैं और उसका प्रोडक्शन भी सप्लाई उसी जगह पे होता है, ठीक है? इसमें रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, ठीक है? जैसे कि आपको आनंद मिल लिमिटेड, सुधा डेयरी हो गया, ठीक है? तो ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशंस, ठीक है? फैक्टर्स, लोकेशंस, इंडस्ट्री, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पर्टिकुलरली देखिए कि जब हम बात करते हैं इस केस में, इसमें क्या कहता है कि पर्टिकुलरली कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स इंडस्ट्रीज़ लगाने में आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिखाया गया है कि देखिए लोकेशन फैक्टर्स इसमें आपको क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, पावर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। तो यानी कि 1, 2, 3 उसके बाद 4th में आपका ये हो गया, 5th में लेबर हो गया, 6th में आपको कैपिटल होना चाहिए, 7th में आपका क्या हो गया? तो 7th में आपका हो गया मार्केट, है ना? तो इस तरह से हमारा जो है ये हमारा फैक्टर्स है, लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज़। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इस केस में यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का, ठीक है? कहता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की जब बात करते हैं ये मतलब इनपुट्स हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट्स हो गया, ये सारे चीज़ को रॉ मटेरियल्स के रूप में रखते हैं और लेबर का ज़रूरत होता है, उसके बाद आएगा आपको लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सारी चीज़ का रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए? तो जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ना? अब देखिए अब फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, इस केस में कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये इमर्ज करते हैं
जब इंडस्ट्री जो होते हैं ये लोकेट करते हैं कहाँ पे, तो ईच अदर, ठीक है, शेयर बेनिफिट्स ऑफ द क्लोजनेस, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर के वेस्टर्न वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, और इस तरह से ईस्टर्न एशिया में आपको ये इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलते हैं, है ना? इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मुंबई, पुणे में, ठीक है? उसके बाद जाकर के बैंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर, ठीक है? तो ये सब कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पे? तो ये सारे के सारे आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है? आप देखिए आगे इसी तरह से बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है? मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, कहता है कि यहाँ पे वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपको आयरन हो गया, स्टील्स हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब हमारे कंट्री में, खास करके इंडिया में, ये बृहद पैमाने पे आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से आयरन, स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओल्डर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, और इस तरह से आपको ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज माना जाता है, ठीक है? और इसी क्रम में जैसे कि आपको यूएसए हो गया, ठीक है? और चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, रसिया हो गया। तो ये सब जो है खास करके जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें काफ़ी अग्रणी है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं इंडिया में, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा आगे है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उसके बाद जाकर के हांगकांग भी आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के बाद साउथ कोरिया, जापान, ये सब देखने को मिलेगा। कहता है द मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन सिलिकॉन वैली, ठीक है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है सेंट्रल कैलिफोर्निया में। उसके बाद इंडिया में जब बात करते हैं सिलिकॉन वैली का, तो वो बंगलोर, जो कि कर्नाटक का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं, है ना? और उसी क्रम में हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे बात की गई है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है? तो कहता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि जो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे अदर इंडस्ट्रीज है उसी तरह से हैं, और इसमें जो क्या होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट प्राप्त होते हैं, और इस तरह से आपको रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं, आयरन ओर्स का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, लेबर हो गया, कैपिटोसाइट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें नीड होती है, और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट स्टेजेज होते हैं स्टील बनने में, ठीक है, रॉ मटेरियल से, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली जो आपको इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स में ये सब कहीं न कहीं प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, कहता है स्टील इज़ टफ, ठीक है? जो स्टील है वो काफ़ी टफ है, और इस तरह से कहता है कि इसमें इससे आपको मतलब वायर, ठीक है, लंबी वायर बन देखने को मिल जाता है, ठीक है? और एलॉय स्टील, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि निकेल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब प्राप्त होते हैं, ठीक है? और इसी क्रम में क्या होता है कि अभी स्टील, ठीक है, इसको बैकबोन बोला जाता है किस चीज़ का, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, है ना? और इस तरह से हम लोग आयरन, स्टील एंड ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनते हैं, इसी कारण से इसको बोला जाता है, जैसे कि शिप हो गया, ट्रेन्स हो गया, ट्रक्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सब इसमें लार्ज स्केल पे क्या यूज होते हैं, स्टील यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आपको सेफ्टी पिन भी देखने को मिलेगा, नीडल्स भी आपको देखने को मिलेगा, स्टील ऑयल्स के लिए ड्रिल्ड का भी निर्माण करते हैं किसी से, स्टील से, है ना? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग स्टील का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि 1800 से पहले की बात है कि जो स्टील इंडस्ट्री था, ये रॉ मटेरियल्स पावर सप्लाई है, ठीक है, और उसके बाद जाकर के वाटर अवेलेबिलिटी, उसके बाद आइडियल लोकेशंस पे नीड था, और इस तरह से 1950 के बाद क्या हुआ ना कि ये एक स्टार्ट हो गया काफ़ी वृहद लेवल पे, कहाँ पे, तो जो समुद्री इलाका था, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया जो खास करके 1950 के बाद जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट किया गया काफ़ी वृहद पैमाने पे, ठीक है, ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का, ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है। अब देखिए आगे बात की गई है कि पर्टिकुलरली हम आगे बात करते हैं, तो कहता है कि एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इम्पोर्टेंट प्रोडक्शंस, ठीक है, ये सब चीज़ कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है। इस तरह से राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, ये सब क्या है,
ये सब यहाँ पे आपको स्टील का ज़्यादा प्रोडक्शंस जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जमशेदपुर की बात की गई है। जमशेदपुर के जो वहाँ पे 1947 से पहले, ठीक है, यहाँ पे जो स्टील प्लांट था, ठीक है, वो कहीं न कहीं किसी निजी पर्सन्स के हाथों में था और इस तरह से उस टाइम पे इसको टिस्को के नाम से जाना जाता था, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आकर के बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गया तो गवर्नमेंट इसको अपने अंदर ले लिया और धीरे-धीरे 1960 ईस्वी तक, ठीक है, तक, ठीक है, इसको सीकेची, ठीक है, सक्ची कॉन्फ्रेंस के और जो कि किस रिवर पे था, सुवर्णरेखा रिवर पे था और कारकाई, ठीक है, जो कि झारखंड में है, वहाँ पे स्थित था और इसको फिर से नाम रखा गया साक्षी को किस क्या चीज़? तो जमशेदपुर नाम रखा गया है, ठीक है, और इसका ज्योग्राफिकली ये जो है ये काफ़ी सिचुएटेड है यहाँ पे जो आयरन स्टील का एक सेंटर माना जाता है पूरे देश में, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखिए साक्षी जो है यहाँ पे स्टील प्लांट है और इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे सेवरल रीजन्स हैं, यहाँ पे 32 किलोमीटर पे आपको कलमबती स्टेशन है जो कि बंगाल नागपुर के रेलवे लाइन है और यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है और एक कलकत्ता, ठीक है, प्रोवाइड लार्ज मार्केट, ठीक है, जिसको को एक अच्छा खासा मतलब कोल प्रोवाइड करता है, यहाँ से झरिया से मिलता है इसको, आयरन, लाइमस्टोन, ठीक है, इस तरह से ये जो अभी डिस्को है ये अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी और टीन प्लेट केबल्स यहाँ पे आपको प्रोडक्शन होता है ना? इसी तरह से आप कहता है कि देखिए पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं जो अ, ये सब चीज़ यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे यूएसए में जस्ट लाइक इसी तरह से जैसे समझे जमशेदपुर है इंडिया में, उसी तरह से वहाँ पे पिट्सबर्ग जो कि यूएसए में है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली जो पिट्सबर्ग है ये काफ़ी लोकेशनल एडवांटेज है इसको, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजी में मिल जाता है कोल, ठीक है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है? पिट्सबर्ग यहाँ पे आयरन माइन अवेलेबल है और धीरे-धीरे यहाँ पे ग्रेट लेक भी है और इस तरह से ओहियो, मूवेला रिवर भी यहाँ पे वाटर सप्लाई इसको करता है। आज के दिन में पिट्सबर्ग मिल जो है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह से देखने को आपको ये रिवर की वजह से यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ईज़ी वे में आपको सी रूट से किया जाता है, ठीक है? और यही है, ठीक है? इसके बारे में और इस तरह से ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कहता है कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री की टर्म कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए यहाँ पे इजी वे में इसका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कहता है टर्म इंडस्ट्री इकोनॉमिक, ठीक है, एक्टिविटी दैट कंसर्न विद प्रोडक्शन गुड्स एक्सटेंशन माइनर प्रोविजंस ऑफ सर्विस दस आयरन स्टील एंड प्रोडक्शन गुड्स कोल ये सब चीज़ हो गया हमारा क्या चीज़ इंडस्ट्री के बारे में। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसी तरह से फिर अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। ये जो आगे का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे बताइए व्हिच आर द मेन फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द लोकेशंस, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल मिलकर के 7 फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ठीक है, में इसका आंसर लिख दीजिएगा देखिए यहाँ पे है ना। प्रोफेशनल इंडस्ट्री, ठीक है, फैक्टर्स देखिए यहाँ पे आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट। ये टोटल मिला के 7 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि लोकेशनल फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस टर्म में आगे का क्वेश्चन कहता है क्या कि अगला क्वेश्चन कहता है बताइए विच इंडस्ट्रीज ऑप्टन, ठीक है, रेफर्ड एज बैकबोन, ठीक है, और मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है, और वाई जो स्टील इंडस्ट्री जो होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली उसे क्या बोला जाता है बैकबोन ऑफ द, ठीक है, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न क्या चीज़ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि वहाँ पे हम लोग स्टील का ही यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए अब कहता है डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या होगा रॉ मटेरियल जो प्राप्त होंगे कहाँ से मेरे प्राप्त होंगे एग्रीकल्चर से, ठीक है, जैसे कि आपको फ्रूट्स, ठीक है, कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स मिनरल्स में क्या होगा जो कि हम लोग को खनिज जो मतलब जैसे कि आयरन और, ठीक है, जो मिनरल्स से हमें प्राप्त होते हैं इंडस्ट्री जो मिनरल्स पे बेस होते हैं, ठीक है,
रॉ मटेरियल्स के लिए। अब देखिए पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है इसके पास ओनरशिप होता है, और जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पास ओनरशिप होता है। ठीक है, ये अंतर था। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता है कि 2 एग्ज़ाम्पल दीजिए इस सभी का। ठीक है, कहता है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स में आप क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कॉटन। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं आयरन ओर। ठीक है, और इंड प्रोडक्ट में रेल का डब्बा लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं क्या चीज़, शर्ट। ठीक है, तो फिर बन जाएगा आप टर्सरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, रेलवे। ठीक है, और बैंकिंग। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड एरिया कॉटन। ठीक है, कॉटन मिल, और उसके बाद हम लोग जूट मिल बोल सकते हैं। ठीक है, जूट मिल। अब उसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, और उसके बाद कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या था, एक था सुधा डायरी मिल्क। ठीक है, और इस तरह से अगरबत्ती इंडस्ट्री जो भी ये कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था इसका सारा का क्वेश्चंस विथ फुल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स का। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जो भी था सारा चीज़ को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं चैप्टर 5 में, और इस तरह से जैसे ही चैप्टर 5 होगा उस तरह से हमारा क्लास 8 का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी। ठीक है, और तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ठीक है, और आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।